हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बिहार की ये 24 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री है जिसने बिहार में उस समय के जंगल राज होने के सारे सबूत एक साथ दे दिए थे। इस हत्याकांड के तार तब के सीएम के साथ सीधे जुड़ रहे थे। तब बिहार में राबड़ी देवी सत्ता पर थी। उनके भाई और दबंग नेता साधु यादव का नाम इस केस के साथ जुड़ा था। इस पर राजनीतिक खेल कितना खतरनाक था कि उस समय शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने इसे सुसाइड करार दे दिया था। इसके बाद 4 से 5 साल बीत जाने के बाद सीबीआई भी इसी नतीजे पर पहुंची कि यह हत्या नहीं, आत्महत्या बता दिए थे। दोस्तों, ये बात 1999 की है। बिहार में तब राजद की सरकार थी और सीएम की कुर्सी तब राबड़ी देवी संभाल रही थी। ऐसे में पटना का एक एनआरआई परिवार का लड़का गौतम सिंह जानता था कि ऐसे में बिहार में नेता बनना है तो साधु यादव के सहारे ही राजनीति में एंट्री मिल सकती है। उसका पूरा परिवार और पिता बीएन सिंह विदेश में रहते थे और वह अकेला यहां पटना में रहता था। साधु यादव से गौतम सिंह की अच्छा खासी जान पहचान थी। गौतम की दोस्ती पटना के एक बड़े कपड़ा कोराबारी उज्जवल जैन की बेटी शिल्पी जैन से थी। वह पटना के वुमेन्स कॉलेज की छात्रा थी। वह मिस पटना रह चुकी थी। शिल्पी जैन की उम्र केवल 23 साल थी। 3 जुलाई 1999 को कंप्यूटर क्लास के लिए अपने इंस्टीट्यूट रिक्शे से जा रही थी। रास्ते में उसे गौतम का एक दोस्त मिला और उसे छोड़ देने की बात कहता है। वह रिक्शे से उतरकर उस शख्स के साथ कार में बैठ गई। इसके बाद उस शख्स ने कहा कि वह उसे गेस्ट हाउस ले जा रहा है जहां गौतम है। वह गाड़ी लेकर वाल्मी गेस्ट हाउस पहुंचता है। गौतम को किसी तरह यह सूचना मिलती है तो वह भी वाल्मी गेस्ट हाउस पहुंचता है। क्योंकि गौतम भली भांति परिचित था कि यह गेस्ट हाउस अय्याशी का अड्डा है। कहानियों की माने तो गौतम जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि शिल्पी के शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे और वह रो रही थी। गौतम उसे बचाने की कोशिश करता है, उनके हाथ पांव जोड़ता है, पर एक नहीं सुनते हैं। बट वहां मौजूद लोग उसे बुरी तरह पीटते हैं। शिल्पी के पिता इधर बेटी के घर वापस नहीं आने पर पुलिस के पास पहुंचता है। इसके बाद पुलिस को एक सूचना मिलती है और इसके आधार पर पुलिस राबड़ी देवी के भाई और बाहुबली विधायक साधु यादव के क्वार्टर पर पहुंचती है। वहां गैराज में गौतम की सफेद रंग की कार उन्हें मिलती है जिसमें गौतम और शिल्पी की लाश पड़ी थी। गौतम ने केवल पैंट पहन रखा था और शिल्पी के शरीर पर उसकी टी शर्ट थी। इसी बीच साधु यादव वहां अपने तमाम समर्थकों के साथ आ जाते हैं। पुलिस दोनों की लाश को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इधर इन दोनों की मौत को आत्महत्या करार दे देती है, वह भी बिना रिपोर्ट आए। गाड़ी में जिस दोनों की लाश मिली थी, पुलिस के लोग उसे ड्राइव कर थाने ले जाते हैं जिसमें सारे सबूत मिट जाते हैं। फिर गौतम और शिल्पी का अंतिम संस्कार रात में ही कर दिया जाता है। इसके बाद इस मामले पर राबड़ी देवी पर राजनीतिक और विपक्षी दबाव बढ़ता है तो वह इस केस को सीबीआई को उसी साल सितंबर में सौंप देते हैं। फिर सीबीआई इस मामले की जांच शुरू करती है। पता चलता है कि मौत के पहले शिल्पी के साथ कई लोगों ने रेप किया था। शिल्पी के कपड़ों में भी सीमन के ट्रेसेस मिलते हैं। इसके बाद सीबीआई के अधिकारी डीएनए जांच के लिए साधु यादव का खून मांगते हैं, लेकिन साफ इनकार कर दिया जाता है। इस डीएनए जांच को बाद में बंद कर दिया जाता है। सीबीआई 4 से 5 साल बाद इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश करती है और उसमें दिखाया जाता है कि दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की थी। फिर प्रशांत के भाई इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते थे, लेकिन 2006 में उनका अपहरण हो जाता है। 2 दिन बाद वह वापस घर आता है और फिर कभी इसकी जांच की मांग नहीं करता। शिल्पी की मर्डर मिस्ट्री सत्ता के रसूखदार की वजह से न्याय में तब्दील नहीं हो पाई और यह केस आत्महत्या बनकर फाइलों में कैद हो गई। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।